Hello my students, today we will start a new chapter, that is the name of the chapter is relation and functions. Relations and function. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम उसके जो आगे वाला पड़ाव है वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इस चैप्टर पे हमें क्या क्या चीज़ से डिस्कस करना है और क्या क्या चीज़ एक्सप्लेनेशन करना है उसको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या है। ये चार टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पे जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्या है वो हम समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन पे जाने के लिए पहले हमें एक चीज जानना होगा, ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज मालूम होना पड़ेगा ये चैप्टर को इन्वेंट किसने किया और ये कब शुरू हुआ, किस साइंटिस्ट ने इस चैप्टर के बारे में पहले हम लोगों को बताया है, तो वो बारे में हम जानेंगे। तो ये जो पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट इसी के रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन द 1637 a mathematician and the first modern philosopher René Descartes talked about many mathematical relationships in his book Geometry. Still, the term function was officially first used by German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz after about 50 years. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मालूम हुआ कि ये जो साइंटिस्ट है गॉटफ्राइड विलियम लीबिनिज, इन्होंने पहले इस चैप्टर के फंक्शन के बारे में हम लोगों को बताया है। और कब बताया है? आफ्टर 50 इयर्स। ठीक है, पहले रेनो, ये एक फिलोसोफर है, रेनो डेस्कार्टेस, टॉक अबाउट द मेनी मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल के बहुत सारे रिलेशन के बारे में उन्होंने उनके बुक्स ज्योमेट्री में उन्होंने बताया था। उसके बाद आफ्टर 50 इयर्स के बाद गॉटफ्राइड विलियम लीबिनिज ने पूरे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो ये था बेसिक हिस्ट्री ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। अब हम देखेंगे ये जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होने वाला है और ये हम कहाँ से उसको यूज करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है रिलेशन जो वर्ड है, उस वर्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा, रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिलेशन का मतलब है, जैसे कि हमें मालूम है स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक रिलेशन रहता है, भाई और बहन के बीच में एक रिलेशन रहता है, फादर और मदर के बीच में एक रिलेशन रहता है, फादर और सन के बीच में एक रिलेशन रहता है, मदर एंड डॉटर के बीच में एक रिलेशन रहता है। वही जो रिलेशन है उसी को इन मैथमेटिकल पे हम रिलेशन एंड फंक्शन पे उसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, in our daily life we come across many patterns that characterize relations such as brother and sister, father and son, teacher and students. इनके बारे में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसी चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इन मैथमेटिकल में वो कैसे यूज होता है। मैथमेटिक्स में हमने देखा है, कई जगह में हमने ये चीज देखा है। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशन सच एज नंबर m इज लेस देन n, ये हमने कई जगह में पढ़ा है, m नंबर इज लेस देन n। ठीक है ना, और ये भी हमने देखा है लाइन l इज पैरेलल टू द लाइन m, ये भी हमने कई जगह पे देखा है। एक लाइन l है और एक दूसरे लाइन m है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन l है और एक लाइन m है और ये दोनों पैरेलल है। ऐसा चीज हम लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा है। ठीक है, और भी हमने देखा है सेट a इज अ सबसेट ऑफ सेट b, ये भी हमने देखा है। तो ये जो चीज है ये एक के साथ रिलेट हो रहा है, जैसे कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। उसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। और यहाँ पे देखो, आप एक चीज ध्यान दो तो एक चीज आपको पता चलेगा, कोई भी रिलेशन आप बनाओ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दो होना चाहिए, क्योंकि दो चीज मिलकर एक रिलेशन बनता है। जैसे कि आप एक लाइन, दो लाइन को मिलाकर एक रिलेशन बना सकते हो। एक लाइन l है और एक लाइन m है, ये दोनों लाइन मिलकर हम बोलेंगे कि l लाइन इज पैरेलल टू m या तो m लाइन इज पैरेलल टू l, मतलब दो चीज मिलकर एक रिलेशन बनेगा। यही हमने देखा है यहाँ पर। तो यहाँ से हमें एक चीज मालूम हो रहा है कि रिलेशन होने के लिए एक ऑर्डर पेयर होना जरूरी है। और ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, दो चीज का बाउंड है।
जैसे कि यहाँ पे एल और एन दो लाइन है, तो इसको हम एल कोमा एन इन ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, और इसी से हम रिलेशन का कंसेप्ट निकाल सकते हैं। तो रिलेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, एक ऑर्डर पेयर होना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर पेयर के सिवा हम रिलेशन नहीं बना सकते। जैसे कि मुझे पकड़ लो, मैं खुद के साथ रिलेशन बनाने के लिए मैं एक होना चाहिए और खुद एक और एक होना चाहिए, तो हम खुद के साथ भी मैं रिलेशन बना सकता हूं, लेकिन खुद के साथ रिलेशन बनाने के लिए दो चीज होना है, मुझे दो बार लेना होगा तब भी मुझे रिलेशन होगा। मैं अकेले रिलेशन नहीं बना सकता, मुझे रिलेशन बनाने के लिए कुछ चाहिए। जैसे कि मैं, अगर मेरा बहन है तो मेरे और बहन के बीच में रिलेशन होने के लिए मैं और मेरे बहन दोनों होना चाहिए, दोनों नहीं होंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। मैं अपने को बहन के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो रिलेशन होने के लिए ऑर्डर पेयर जरूरी है, यहाँ पे हमने देखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे एक लाइन भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ये लाइन देखो, इन ऑल दीज वी नोटिस दैट a relation involves a pair of objects in certain order। रिलेशन होने के लिए एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट जरूरी है, अदरवाइज हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर जो पॉइंट है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स बाय लिंकिंग पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू सेट। मतलब दो सेट के बीच में हम कैसे लिंकिंग बनाएंगे, कैसे उन दोनों के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे, इसी चीज को लेकर इस चैप्टर का शुरुआत होगा। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, और वी विल लर्न हाउ रिलेशन क्वालिफाइज फॉर बीइंग फंक्शन, और फंक्शन के बीच में हम कैसे क्वालिफाई करेंगे ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइनली वी विल सी टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद फंक्शन की कई सारे टाइप है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है ये समझ में आया आप लोगों को, और ये क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप एक्चुअली चैप्टर को डीपली समझ ही नहीं पाओगे। तो एक चैप्टर को समझने के लिए पहले तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, ये चैप्टर कब और किन्होंने इस चैप्टर के बारे में हमें शुरुआत में बताया है, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। उसके बाद ये चैप्टर हम कब कहाँ पे यूज करेंगे, और इस चैप्टर में हमें क्या क्या मतलब रिलेशन बनेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज में हम पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि जो फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या है, ये आप लोगों ने क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। एडवांस मैथमेटिक्स अगर किसी स्टूडेंट का है तो वहां पे आप देख सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे आपने पढ़ा है। क्या करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, दो सेट के बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और दो सेट के बीच में जितने सारे ऑर्डर पेयर बनेगा उन सारे को इकट्ठे करके हम बोलते हैं कि वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोला है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q। मतलब दो सेट के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो दो सेट के बीच में जितने सारे ऑर्डर पेयर बनेगा सारे को इकट्ठा लिखने के नाम ही होता है दो सेट का बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे उसका फॉर्म देखो, P क्रॉस Q को हम लिखेंगे P कोमा Q, हमें इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाना है, और ये जो P है वो कहाँ पे लाई करेगा, पहले सेट में लाई करेगा, वो हमने बोल दिया कि कैपिटल P सेट में लाई कर रहा है, और ये जो स्मॉल q है वो दूसरे सेट पे लाई करेगा, वो हमने बोल दिया है कैपिटल Q में वो लाई कर रहा है। अब हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाते हैं। यहाँ पे आप देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, टू सेट्स A and B where A is equal to 1,2 and B is equal to 3,4,5, दो सेट है, और बोला है कि इन दोनों सेटों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सेटों के बीच में जितने सारे ऑर्डर पेयर है सारे को हम लिखेंगे। जैसे कि देखो, सेट A में है 1,2, सेट B में है 3,4,5, ठीक है। तो हमें निकालना है A और B सेट के बीच में कितने सारे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। तो पहले हम सेट A से शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर जो पहला जो एलिमेंट है उसके साथ B का तीनों का एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनेगा। कैसे बनेगा, 1 3 1 4 1 5। तो पहले हम लिखेंगे 1,3 1,4 1,5, ठीक है। और कुछ आएगा क्या, क्योंकि B सेट में और कोई एलिमेंट नहीं है तो और ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं आएगा। तो पहले सेट का एक नंबर 1 एलिमेंट का जितने सारे ऑर्डर पेयर है मैंने बना दिया। अब दूसरा जो एलिमेंट है 2 है,
उसके साथ कितना ऑर्डर पेयर बनेगा वो हम देख लेते हैं। उसके साथ भी 3 बनेगा, 2 के साथ 3 होगा, 2 के साथ 4 होगा, 2 के साथ 5 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑर्डर पेयर बनाया ये है 1, 2 और 3, 4, 5 के बीच में जितना ऑर्डर पेयर बन सकता है सारे को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसी को हम बोलते हैं कि ए और बीच में ये है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। दिस इज डिनोटेड बाय, इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी। मतलब ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और बोलेंगे इसको पढ़ेंगे कैसे, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अच्छा, अब अगर मुझे उसका रिवर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही बात, वही कंसेप्ट। रिवर्स का मतलब ए क्रॉस बी है, तो अब हम बी क्रॉस से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं उसको रख करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब मैं बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा। बी क्रॉस ए, ठीक है, तो बी में क्या क्या एलिमेंट था, 3, 4, 5। ठीक है, ए में क्या क्या एलिमेंट था, 1, 2। तो शुरू कहां से करेंगे, यहां से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले सेट बी है। तो पहले यहाँ पे क्या एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। 3 के साथ दूसरा वाला सेट में जितना ऑर्डर पेयर बन सकता है वो बना लेंगे। क्या क्या बनेगा, 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2। तो पहला जो ऑर्डर पेयर आएगा 3, 1, उसके बाद आएगा 3, 2। ये होगा हमारा पहला ऑर्डर। उसके बाद 4 एलिमेंट को लेंगे। 4 एलिमेंट से वही होगा 4, 1, 4, 2। तो 4, 1 आएगा, उसके बाद आएगा 4, 2। सिमिलरली अगर आप 5 को पकड़ोगे तो 5 से क्या होगा, 5, 1 और उसके बाद होगा 5, 2। ये होगा आपका ऑर्डर पेयर। और कोई ऑर्डर पेयर बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो ये होगा आपका आंसर। बी क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से निकालें। अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक चीज देखा है कि जब हमने ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, ये रिजल्ट आया था। और बी क्रॉस ए का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो हमारा आंसर ये आया। अब ये दोनों आंसर सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1, 3 यहाँ पे आ रहा था और इसमें क्या आ रहा है 3, 1। ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये भी आपको क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि 1, 3 का मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। मतलब अगर उसको आप एक्सिस में ड्रॉ करोगे तो x 1 है तो यहाँ पे 1, y 3 है, 1, 2, 3, तो आपका पोजीशन होगा ये वाला पोजीशन। और 3, 1 का मतलब क्या है, x 3 है, 1, 2, 3 और y 1 है, दैट मींस ये आपका पोजीशन, यहाँ पे होगा आपका पोजीशन। अब देखो ये जो पोजीशन आपने यहाँ पे दिया, ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 1, 3 और 3, 1 ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इसी से हमें एक चीज मालूम हुआ कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी बी क्रॉस ए के साथ बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी का रिजल्ट और बी क्रॉस ए का रिजल्ट हमेशा डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब हम एक उसका एक डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे, स्टेप कुछ नोट्स भी है वो भी आप देखोगे तो एग्जाम पे कभी कभार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप लोगों को कई सारे हेल्प होने वाला है। जैसे कि पहले हम उसका रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। ये तो जो हमने काम किया है यहाँ पर, जो वर्क हमने यहाँ पे किया है वो सारे हमने सेट बिल्डर फॉर्म पे किया है। ठीक है, सॉरी रोस्टर फॉर्म पे किया है। अभी हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म पे मतलब आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देके सेट को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अगर ए क्रॉस बी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू x such that x, उसके बाद क्या लिखोगे, अच्छा x such that x ना भी लिखो तो भी चलेगा, या फिर आप डायरेक्ट ऑर्डर क्या लिख लो, a, b such that आप लिखोगे ये जो a है ये कहां पे लाई करेगा, कैपिटल A में लाई करेगा, तो आप लिखोगे a belongs to कैपिटल A, एंड ये जो स्मॉल b है ये कहां पे लाई करेगा, b में लाई करेगा, तो ये लिखोगे कैपिटल B। तो इसी तरह से आपको जो लिखने का जो तरीका है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर। ठीक है, अच्छा अब हम एक दो नोट्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक नोट्स नंबर 1 है,
इफ a इज इक्वल टू पाई, b इज इक्वल टू पाई, देन a क्रॉस b क्या होगा? देखो जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था तो यहाँ पे हमने एक बात तो बोल दिया था कि नॉन एम्प्टी सेट होना है। मतलब नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एलिमेंट होना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दूसरे सेट के अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, आप जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो कुछ ऑर्डर पेयर मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा पाई, यहाँ पे आपका आंसर आएगा पाई। यहाँ पे आप a क्रॉस b निकालो, इसका भी आंसर आएगा पाई, b क्रॉस a निकालो, इसका भी आंसर आएगा पाई। तो मतलब ये दोनों यहाँ पे बराबर हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी भी बराबर नहीं होगा, बोला था ना मैंने, बोला था। लेकिन यहाँ पे बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये कब है? ये कंडीशन कब है? अगर सेट A में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट B में भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन अगर A में भी कुछ एलिमेंट है और B में भी कुछ एलिमेंट है, तब आप अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालोगे तब कभी भी बराबर नहीं होगा, तब हमेशा वो डिफरेंट ही मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये दोनों कब बराबर मिलेगा? जब A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 5, मतलब A भी एम्प्टी सेट है और B भी एम्प्टी सेट है, दोनों एम्प्टी सेट है, मतलब दोनों खाली सेट है, नाल सेट है। अगर दोनों खाली और नाल सेट है तब A क्रॉस B और B क्रॉस A का रिजल्ट आपको हमेशा इक्वल मिलेगा। लेकिन अगर A सेट में भी कुछ एलिमेंट है और B सेट में भी कुछ एलिमेंट है, तब आपको ये कभी भी इक्वल एलिमेंट इक्वल A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी आपको इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट तक समझ में आया। ओके, अब हम इस चैप्टर के मेन जो टॉपिक है, अच्छा सॉरी, उसके पहले मैं एक और टॉपिक पढ़ना चाहता हूं। जैसे कि आपने बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट, मतलब आपको A क्रॉस B करने के बाद मालूम होता है कि इसमें कितना ऑर्डर पेयर है। करने से पहले आपको कब कैसे मालूम होगा कि A, मान लो A सेट में 1 2 3, ठीक है, और B सेट में मान लो A B C D, ठीक है। जब आप A क्रॉस B करोगे तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि A क्रॉस B में कितना ऑर्डर है। अभी मुझे एक क्वेश्चन बोला है कि if A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, देन A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा, सिर्फ कितना बोला है, A क्रॉस B निकालो, ये नहीं बोला है। बोला है कि A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा मुझे बताओ, बिना करके बताओ। वो कैसे बताओगे? वो बताने का एक फॉर्मूला है, वो है ये फॉर्मूला, n of A क्रॉस B is equal to n of A into n of B। n of A क्रॉस B मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B में कितना ऑर्डर पेयर है, और ये n of A का मतलब A सेट में कितना एलिमेंट है, n of B का मतलब B सेट में कितना एलिमेंट है। तो यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं n of A क्रॉस B। यहाँ पे क्या होगा देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको क्या बोला है, n of A into n of B, यही बोला है ना। तो आप कैसे निकालोगे? देखो n of A का मतलब A में कितना एलिमेंट है, कितना है 1 2 3, यहाँ पे आप लिखोगे 3, इनटू B में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे आप लिखोगे 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12। तो इसका मतलब हुआ A और B को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपका 12 ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा। तो बहुत इजी है ना। देखो फॉर्मूला अगर मालूम हुआ तो आप बिना करके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना ऑर्डर पेयर आ रहा है आप बता सकते हो, बहुत इजी है। तो यही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि let A and B be the two non-empty sets. We know that A cross B equal to A comma B, A belongs to capital A, B belongs to capital B. Then the number of elements in the Cartesian product of two finite sets A and B is formula n of A cross B is equal to n of A into n of B। यही है आपका आंसर। अच्छा, नीचे एक नोट्स मैंने लिखा है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, नहीं बताया। Two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first element are equal to the second element also are equal। ये क्या बोला है कि दो ऑर्डर पेयर, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक चीज बोला था, ये हो गया। ओके, मैं इसको रख रहा हूं। अच्छा, ये जो नोट्स है, ये नोट्स को हम समझ लेते हैं। ये नोट्स बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि इसी नोट से हम एक्सरसाइज 2.1 का कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसी नोट से रिलेटेड। तो ये क्या है नोट्स, वो हम समझ लेते हैं। बोला है कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होगा। थोड़ी देर मैंने बोला था कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार इक्वल होता है। कब इक्वल होगा? अगर मुझे, जैसे कि मान लो मैंने A और B लिखा एक ऑर्डर पेयर, और एक ऑर्डर पेयर मैंने लिखा x, y,
ये दोनों कब इक्वल होगा? अगर ए के साथ x इक्वल होता है और b के साथ अगर y इक्वल होता है, तब हम बोलेंगे दिस टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है मेरी बात? इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के साथ अगर इक्वल है और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट के साथ अगर इक्वल है, तब हम बोलेंगे ये दो ऑर्डर पेयर क्या है? इक्वल है। समझ में? अगर मान लो मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया कि if x, 2 = 1, 2, यहाँ पे दे दिया है इक्वल टू दे दिया है, तो मतलब क्या है? क्वेश्चन में बोल दिया है इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल है, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल है, और यहाँ से मुझे बोला है कि फाइंड x का वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल बात, हम बोलेंगे फ्रॉम द ऑर्डर टू ऑर्डर पेयर्स वी विल सी दैट द corresponding elements corresponding first elements of the two ordered pairs are equal। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल है, दैट मींस x = 1 इज आवर आंसर। बहुत इजी है ना? बहुत इजी है ना? यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल है और ये टू तो बराबर है, तो ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टू है यहाँ पे भी टू है। मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मैंने x = 1 लिख लिया, क्योंकि x यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, 1 यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, ये दोनों बराबर है तो इक्वल होगा। दैट इज आवर आंसर। और इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में कुछ सारे क्वेश्चन है इसी रिलेटेड, तो वही हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होगा? अगर दोनों ऑर्डर पेयर का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरे ऑर्डर पेयर का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल है। तो आपको इजीली समझना है तो यही इस तरह से समझ लो, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट के साथ इक्वल है, फर्स्ट के साथ इक्वल है। पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे का सेकंड के साथ इक्वल है, पहले का सेकंड दूसरे का सेकंड के साथ इक्वल है, पहले का फर्स्ट दूसरे के फर्स्ट के साथ इक्वल, तो फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से हम इस सर्कल का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। ओके, थैंक यू सो मच।